हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एम ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो सदिशों का सदिश गुणन, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखिए, लिखा है दो सदिशों का सदिश गुणन। यदि हमारे पास एक वेक्टर ए हो और एक वेक्टर हमारे पास बी हो, एक वेक्टर ए हो और एक वेक्टर हमारे पास बी हो, तो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये होता है परिमाण वेक्टर ए और परिमाण वेक्टर बी, और यहाँ आ जाता है साइन थीटा हो जाता है। और चूंकि ये सदिशों का सदिश गुणन है, इसलिए यहाँ एक वेक्टर लिख देते हैं जिसको हम एन कैप कहते हैं। एक वेक्टर लिख देते हैं जिसे हम एन कैप कहते हैं। अब ये वेक्टर एन कैप लिख दिया, जहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू परिमाण वेक्टर ए परिमाण वेक्टर बी और साइन, यहाँ लिखते हैं वेक्टर एन। वेक्टर एन जो है वो हमें ये बता रहा है कि इनकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, क्योंकि ये सदिश है, दो सदिशों का सदिश गुणन होता है। वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकलता है वेक्टर ए क्रॉस बी, देख लेते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर लिखा हुआ है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखा है x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये लिखा हुआ है। तो फिर हम जब a क्रॉस b निकालेंगे तो हमारा जो a क्रॉस b निकलेगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, जहाँ लिख देते हैं i j क्या होगा, ये x1 y1 z1 होगा, ये x2 y2 और z2 होगा। यहाँ भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे, जब एक लिखेंगे तो हमारे पास आएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब i लिखेंगे तो फिर i वाला लिखेंगे, तो इसके जो कॉलम्स हैं कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा z2 y1 माइनस z1 y2, बीच में माइनस होता है, माइनस यहाँ हम j लिखेंगे। जब j लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब j लिखेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा z2 x1 माइनस z1 x2, बीच में प्लस k वाले को लिखेंगे तो k कैप होगा, और फिर यहाँ लिखेंगे इस वाले कॉलम्स को और इस वाले रो को छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1, ये हमारा a क्रॉस b निकालने का तरीका होता है। अब अगर आपसे किसी ने कह दिया या किसी ने पूछ लिया कि i क्रॉस i कितना होता है, j क्रॉस j कितना होता है, और k क्रॉस k कितना होता है, तो हम जानते हैं कि i क्रॉस i इज इक्वल टू, जब लिखेंगे तो परिमाण i कैप और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। अब i और i एक ही दिशा में जाएंगे, जब i और i एक ही दिशा में जाएंगे तो वो समांतर बनाएंगे, और जब समांतर होंगे तो उनके बीच का जो थीटा होगा, मीन्स थीटा जो कोण होगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं i का परिमाण 1 इंटू 1, और ये आ जाएगा साइन 0 होगा। साइन 0 अंश का जो मान होता है वो होता है 0। तो हमें ये पता चल गया कि i क्रॉस i इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार j क्रॉस j इज इक्वल टू भी 0 होगा, और k क्रॉस k इज इक्वल टू भी 0, क्योंकि i क्रॉस i इज इक्वल टू परिमाण i कैप और परिमाण i कैप, और ये साइन थीटा। तो जब i है तो ये दोनों समांतर है, i और i है
ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, उनके बीच का जो कोण होगा वो थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0। जब थीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल 0 और के कैप क्रॉस के कैप इक्वल 0 हो जाएगा। अब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप ये बताइए कि अभी क्या हुआ कि हम यहां ऐसे बना लेते हैं, यहां आई लिख दिया, यहां जे लिख दिया और यहां के लिख दिया, और हम चल ऐसे रहे हैं। जब हम ऐसे चल रहे हैं चक्री क्रम में उल्टा जब चल रहे हैं, तो हम जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये हमारे पास होगा आई क्रॉस जे। जब आई क्रॉस जे होगा तो आई क्रॉस जे होगा तो आगे वाला आ जाएगा, जब आई क्रॉस जे होगा तो इसे हम लिख देंगे के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के लिख देंगे। इसके बाद जब हम जे क्रॉस के आएंगे, जब हम जे क्रॉस के आएंगे, जे क्रॉस के लिखेंगे, जे क्रॉस के लिखेंगे तो आगे वाला लिख देंगे आई लिख देंगे, और जब के क्रॉस आई लिखेंगे, के क्रॉस आई लिखेंगे, जब के क्रॉस आई लिखेंगे तो फिर क्या लिख देंगे, जे लिख देंगे। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाए, जे एंटी क्लॉकवाइज जाए, घड़ी की सुई की दिशा में जाते हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे, अगर यही लिख दिया जाए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस आई लिख दिया जाए, जब जे क्रॉस आई लिखेंगे तो ये उल्टा जा रहा है तो ये आ जाएगा माइनस का के। जब जे क्रॉस आई लिखेंगे तो ये माइनस का के, जब के क्रॉस जे लिखेंगे तो ये माइनस का आई होगा, और जब आई क्रॉस जे लिखेंगे तो ये माइनस का जे होगा। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस जे। ये हमारा होता है, इसे याद नहीं रखना, बस आपको समझना है। आइए इसके बाद यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करना है। मान लेते हैं कि हमें ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी दे रखा है, और एक वेक्टर ए दे रखा है। ये वेक्टर बी दे रखा है, एक वेक्टर ए दे रखा है। यदि इसके समांतर एक रेखा खींच दी जाए और इसके समांतर एक रेखा खींच दी गई, ये हमारा बन गया समांतर चतुर्भुज। ये बन गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी, और ये हो गया डी। ये बी है और ये ए है, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उनके बीच की आपस में बराबर होती हैं, और बीच की दूरियां भी आपस में बराबर होती हैं। यहाँ से यदि हम बिंदु डी से एक लंब डाल दें और ये बिंदु ई पर काटे, ये बिंदु ई पर काटता है, ये पूरा का पूरा जो हमारा है वो बी है, ई पर काटता है। यही काम अगर हम यहाँ भी कर दें, इस पे भी लंब डाल दें और इसको आगे की तरफ बढ़ा दें, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। अगर ये कोण थीटा बना रहा है तो ये कोण भी थीटा बनेगा, ये कोण थीटा बना रहा है तो ये कोण भी थीटा बनेगा। यदि हम इतने का मान निकालें, यदि हम इतने का मान निकालें तो इतने का मान कितना होगा, थीटा लिख दिया, इतने का मान होगा परिमाण वेक्टर ए, और ये आ जाएगा कॉस थीटा, परिमाण वेक्टर ए और कॉस थीटा।
यहाँ डाल दिया है, इसको नाम दे देते हैं एफ, इसका नाम एफ दे देते हैं। ये थीटा है, यदि ये दूरी निकाली जाए, ये दूरी निकाली जाए तो इस दूरी का मान होगा परिमाण ए और ये आ जाएगा साइन थीटा, परिमाण ए साइन थीटा। अब अगर इस वाले भाग को जो डी ई ए है, भाग जो डी ई ए है, डी ई ए, डी ई ए, डी ई ए है, डी ई ए बराबर है, क्षेत्रफल लिख लीजिए, डी ई ए का जो क्षेत्रफल है वो बी एफ सी के बराबर होगा, क्षेत्रफल बी एफ सी। अब अगर हम इस वाले भाग को हटा दें, इस वाले भाग को हटा दिया, इस वाले भाग को हटाने के बाद ये वाला भाग ले जाके यहाँ रख दिया, क्योंकि ये इसके बराबर है, इस वाले भाग को हटाया और इस वाले भाग को हटा के यहाँ रख दिया। जब यहाँ रख दिया तो फिर डी सी एफ ए, डी सी एफ ए, क्योंकि इस वाले भाग को ये वाला जो भाग है इसको हटा दिया, यहाँ से हटा के ये वाला भाग यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये वाला भाग हटा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। जब यहाँ शिफ्ट कर दिया तो डी ई एफ सी, डी ई एफ सी, डी ई एफ सी आयत बन गया, डी ई एफ सी एक आयत बन गया। और हम जानते हैं कि जो आयत होता है, हम जानते हैं कि जो आयत होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई तो ये पूरी की पूरी बी है। अब यहाँ से ये वाली दूरी, इतनी जो दूरी थी ये वाली दूरी काट के यहाँ लेके चली गई, तो ये पूरा बी था, तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होगा वो बी बन जाएगा, वो बी बन जाएगा। और ये परिमाण ए है, चूंकि ये वेक्टर है और परिमाण रूप में होगा तभी उसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डी ई डी सी एफ ई, डी सी एफ ई का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मान है और चौड़ाई यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर बी परिमाण, क्योंकि वेक्टर बी तो लिखेंगे नहीं, जब परिमाण लिखेंगे तो सही होगा, नहीं तो फिर गलत होगा। वेक्टर बी और वेक्टर ए यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा, वेक्टर बी वेक्टर ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कि डी सी ई, अब यहाँ से ये हटाया ये रख दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर ए, यहाँ लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमें ये पता चल गया कि ये आयत भी एक समांतर चतुर्भुज, इसी समांतर चतुर्भुज के बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परिमाण के साथ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परिमाण के साथ। यहाँ जाएगा वेक्टर, अगर ये ए बी है तो ए क्रॉस बी, वेक्टर बी वेक्टर ए, और ये आ जाएगा साइन थीटा, या इसी को लिख लें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण जो होगा वो उस क्षेत्रफल के बराबर होगा, वो उस क्षेत्रफल के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए परिमाण, और यहाँ होगा साइन थीटा। साइन थीटा का मान अगर ना दिया हो, थीटा का मान ना दिया हो, और अगर थीटा का मान ना दिया हो, थीटा इज इक्वल टू, अगर ये सीधी सीधा का मतलब ये जो कोण है ये थीटा के साथ है, अगर ये 90 बना रहा हो तो फिर हम सीधा एक फार्मूला लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परिमाण के साथ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परिमाण के साथ। अब यदि इस समांतर चतुर्भुज में, अब यदि इस समांतर चतुर्भुज में हम क्या करें, इसको यहां से हटा दिया जाए, ये वाला हटा दिया जाए। अब जो समांतर चतुर्भुज होता है, एक यहां से विकर्ण डाल देते हैं। एक विकर्ण जो होता है किसी भी चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है, किसी भी चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है।
अब यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो हमारे पास है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। जब ये पूरे का तो क्षेत्रफल इतना है, आधा ज्ञात करना होगा तो हम लिख देंगे 1/2। तो हमारे पास आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आ जाएगा। तो ये होगा समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल की स्थिति। आइए आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम। यदि हमारे पास ये एक दूसरे के परस्पर लंब होंगे तो स्थिति क्या होगी, संरेख होंगे। प्रश्नावली 10.4 प्रश्नावली 10.4 में कह रहा है आपसे कि सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू i माइनस 7j प्लस 7k और b इज इक्वल टू 3i माइनस 2j और प्लस का 2k, तो आपसे कह रहा है कि आप a क्रॉस b बताइए। आपसे कह रहा है आप a क्रॉस b बताइए। तो सबसे पहले तो a क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो जब a क्रॉस b निकालेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा, i j क्या हो गया, यहाँ 1 है, -7 और 7 हो गया, 3 -2 और 2 हो गया। जब हम मान निकालेंगे तो हमारे पास आएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, ये i हो जाएगा, ये 7 दूना का 14 प्लस माइनस माइनस के साथ और माइनस 7 दूना का 14, तो ये प्लस का 14 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, जे कैप यहाँ लिखेंगे, ये है तो 2 एकन्नम का ये 2 आ जाएगा, माइनस ये 7 त्रिका 21 आ जाएगा, प्लस होता है और के कैप होता है। के का जो मान लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 2 और 7 त्रिका 21 प्लस हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 7 त्रिका 21 माइनस माइनस प्लस। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये 21 है, 2 घटेगा तो 19 आएगा, माइनस का 19 आएगा और माइनस माइनस प्लस 19 जे, ये 21 है और ये 19 है, तो ये प्लस का 19 हो जाएगा, प्लस का 19 के। तो ये तो a क्रॉस b का आ गया। अब इनका परिमाण निकालना है तो हम लिख लेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा रूट में 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी 19 का स्क्वायर, ये भी 19 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2 और ये रूट में 19 का स्क्वायर, 2 रूट में 19 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं, ये बाहर निकालेंगे 19 का स्क्वायर है, 19 को बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा 19 और ये रूट का 2, क्योंकि 19 का स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो एक निकल जाएगा और 19, ये हमारा आ गया, जो वैल्यू आ गई ये a क्रॉस b की वैल्यू आ गई 19 रूट में 2, 19 रूट में 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि सदिश a प्लस बी a माइनस बी की लंब दिशा में, मैं कह रहा क्वेश्चन नंबर 2, सदिश a प्लस बी
और a माइनस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि इनकी और इनकी दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करनी है। जहां दे रखा है कि वेक्टर a बराबर 3i प्लस 2j प्लस 2k और b बराबर i प्लस 2j माइनस 2k दे रखा है। कह रहा है कि लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो लंब दिशा में मात्रक सदिश मतलब हमें जो सदिश ज्ञात करना है ये इस और इसकी लंब दिशा में मात्रक सदिश होगा। यदि हम ये मान लें कि कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस B और कैपिटल B इज इक्वल टू A माइनस बी, ये मान ला, तो हमें मात्रक सदिश निकालना होगा। तो हम मात्रक सदिश को लिखते हैं n कैप से। n कैप बराबर, मात्रक सदिश को लिखेंगे n कैप से, तो n कैप बराबर होगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बटे परिमाण वेक्टर A और परिमाण वेक्टर B। देख रहे हैं, क्योंकि वेक्टर A को A प्लस बी माना है, वेक्टर B को A माइनस बी माना है और ये एक दूसरे पे लंब है। अगर ये एक दूसरे पे लंब है तो फिर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वैल्यू होगी 90 की वैल्यू 1 होती है। जैसे अगर हम ये कह दें कि ये लंब है, अगर ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू, लंब होने के लिए थीटा इज इक्वल टू 90, हमारे पास होता है परिमाण वेक्टर A और परिमाण वेक्टर B, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ A क्रॉस B इज इक्वल टू परिमाण वेक्टर A और परिमाण वेक्टर B, यहाँ आ जाएगा साइन, ये वेक्टर n होगा, यहाँ होगा साइन 90 वेक्टर n। साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू परिमाण वेक्टर A और परिमाण वेक्टर B इज इक्वल टू आ जाएगा n। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि क्या निकालना है। तो पहले यहाँ क्या माना है कि वेक्टर A प्लस बी बराबर A है और A माइनस बी बराबर B है। मान रख लेते हैं इनके। यहाँ जब मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस 2k। तो जब इसे हम हल करेंगे तो इनका जो मान आएगा ये 3 है और ये 1 है, तो ये 4 वेक्टर i प्लस 2 और 2 4 वेक्टर j, ये प्लस 2 है और ये माइनस 2 है तो प्लस 0 k कैप। तो ये वैल्यू जो आ गई ये आ गई वेक्टर A की। वेक्टर B निकाला है तो वेक्टर B बराबर है A वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो वेक्टर B का जो मान है वेक्टर A 3i प्लस 2j प्लस 2k, माइनस से अंदर जाएगा, माइनस i माइनस 2j प्लस 2k, माइनस से अंदर गुणा करेंगे, ये प्लस था माइनस बन गया, ये प्लस था माइनस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया। तो यहाँ हम लिखेंगे ये 3 है और ये 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 2i, ये j से j खत्म हो जाएगा, यहाँ 2k है और ये 2k है तो प्लस का 4k। तो हमारे पास वेक्टर A का जो मान आ गया वो ये आ गया और वेक्टर B का जो मान है ये आ गया। यहाँ से क्या करते हैं कि वेक्टर A क्रॉस B निकाल लेते हैं।
अब अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, तो आई जे के होगा, आई जे और के होगा, इसके बाद आई जे के होगा, फिर यहाँ लिखेंगे 4 4 0, यहाँ लिखेंगे 2 0 4 होगा। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई लिखेंगे, तो आई के लिए 4 का गुणा 4 में होगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, और ये 0 होगा तो खत्म हो गया, माइनस जे होता है, जे के लिए ये 4 चौका 16 हो गया, 16 हो गया, और ये 2 का गुणा 0 में होगा 0 हो जाएगा, प्लस के हो गया, के लिए 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, और ये माइनस का 8 होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 0 करेंगे 0 माइनस होता है, 4 दूना का 8 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यह आ जाएगा 16i माइनस 16j और माइनस 8k। ये तो हमारा मान निकल गया ए क्रॉस बी का, ये हमारा जो मान निकल गया वो निकल गया ए क्रॉस बी का। अब ए क्रॉस बी का जो मान निकला, अब यहाँ वेक्टर n बराबर ए क्रॉस बी लिखा हुआ, तो जो परिमाण निकालेंगे हम, वो परिमाण भी तो ए क्रॉस बी का निकलेगा, क्योंकि ये अलग अलग वेक्टर थे, ये जो वेक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, ए और बी के लिए हैं। और अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे और हमें इसका मात्रक निकालना है, तो हम परिमाण लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 8 का वर्ग। इसे लिख लेंगे परिमाण वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 16 का वर्ग 256 प्लस 256 प्लस 64, यह आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हो गया 4 6 6 12 12 और 4 16 को 6, 1 बच गया, 5 5 10 10 और 6 16 16 और 1 17 को 7 हो गया, 1 बच गया, 2 2 4 और 1 5, यह आ गया रूट में 576। तो ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 576 होता है 24 का वर्ग। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 24। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं मान, कैसे निकालते हैं, वेक्टर एन बराबर होगा वेक्टर एन बराबर ए क्रॉस बी, वेक्टर एन बराबर ए क्रॉस बी बटे ए परिमाण वेक्टर ए क्रॉस बी। तो वेक्टर एन बराबर ए क्रॉस बी का जो मान है वो है 16i माइनस 16j माइनस 8k पूरे के बटे 24। तो वेक्टर n बराबर 16i बटे 24 माइनस 16j बटे 24 और माइनस 8k बटे 24। ये 8 दूना का 16, 8 त्रिका 24, 8 दूना का 16, 8 त्रिका 24 और 8 एक नाम 8, 8 त्रिका 24। तो परिमाण मात्रक सदिश मात्रक वेक्टर होगा 2i/3 माइनस 2j/3 और माइनस k/3। ये हमारा जो मान होगा वो हो जाएगा मात्रक सदिश जो वेक्टर a प्लस बी
और a माइनस बी के लंबवत दिशा में स्थित थे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। आइए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है यदि एक मात्रक सदिश ए, मात्रक सदिश ए का मतलब परिमाण इसका 1 होगा। मात्रक सदिश है इसका मतलब परिमाण 1 होगा। कह रहा आई के साथ जो इसका कोण बन रहा है, आई के साथ इसका जो कोण बन रहा है वो π/3 बन रहा है। जे के साथ जो इसका कोण बन रहा है π/4 बन रहा है। और के साथ न्यून कोण, के साथ एक न्यून कोण बन रहा है थीटा। न्यून कोण थीटा बनता है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है थीटा का मान ज्ञात करना मतलब यह है कि थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, थीटा का मान ज्ञात करना है और इसकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात करने हैं। कह रहे इनकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात करने हैं। चलिए ये अगर हमारे पास एक फिगर ऐसा कुछ हो, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। एक रेखा है, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, यस दे देते हैं। ये कह रहा आई के साथ, आई होता है इसके साथ जो इसका कोण है वो π/3 के साथ है। जे जो होता है वो ये होता है, ये जो कोण है ये इसके साथ π/4 का है। और के साथ, के का मतलब यहां से यहां तक, के साथ ये क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। आई के जो घटक होते हैं या जो आई के कोण बनाते हैं वो क्या होता है, आई के साथ π/2 बनाता है। आई के साथ जो होता है वो होता है cos अल्फा। आई के साथ जो कोण बनता है वो होता है cos अल्फा। जे के साथ जो बनता है ये बनता है cos बीटा। और के साथ जो कोण बनता है वो बनता है cos गामा। आई के साथ cos अल्फा, जे के साथ cos बीटा और के साथ cos गामा। हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है, वो होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये इक्वल का 1 होता है। cos अल्फा की जो वैल्यू है वो π/3 है। cos अल्फा की वैल्यू π/3 है। तो यहाँ अगर हम लिख लें cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर, cos बीटा की वैल्यू, बीटा की यानी ये जो कोण है वो हमारा है π/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। cos π/3 का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब 180 बटे 3 है, यानी ये हो गया 60 अंश। तो cos 60 और cos 60 का मान होता है 1/2, ये स्क्वायर फॉर्म में है तो ये होल स्क्वायर प्लस cos π/4 का मतलब 45, cos 45 का मान होता है 1/√2, ये √2 का वर्ग प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह आ जाएगा 1/4 प्लस 1/ रूट का स्क्वायर सिर्फ रूट हटेगा 2 हो जाएगा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अगर उधर भेज देते हैं तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 माइनस 2
ये हो जाएगा 3 में से 4 गया 1/2। यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1/4 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 1/2, और कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 1/2 है तो इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा 1/2 होता है π/3 के बराबर, ये π/3 हो गया, यहाँ लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू π/3। तो जो थीटा की वैल्यू थी यहाँ से आ गई π/3, थीटा की वैल्यू आ गई π/3। यहाँ अगर कॉस अल्फा रखें, इनके घटक निकालें, तो हम जानते हैं कि कॉस अल्फा होगा, जब कॉस अल्फा होगा तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर कॉस π/3 की वैल्यू 1/2। यहाँ हो गया कॉस बीटा, कॉस बीटा का जो मान होगा ये लिखेंगे कॉस π/4, और π/4 का मान 1/√2। और यहाँ से हमें निकल गया थीटा का मान कितना निकल गया π/3, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस π/3 इज इक्वल टू 1/2। अब हमसे कह रहा है ए के घटक भी ज्ञात कीजिए, तो जो ए का घटक होगा वो क्या होगा, हम जानते हैं वेक्टर ए बराबर, परिणामी वेक्टर ए है तो ए बराबर लिख सकते हैं Li प्लस Mj प्लस Nk, ए बराबर Li प्लस Mj प्लस Nk। और ये कॉस अल्फा जो होता है वो L बराबर होता है, कॉस बीटा जो होता है वो M बराबर होता है, और जो कॉस गामा होता है वो N बराबर होता है। तो यहाँ इनके मान लिख देते हैं, वेक्टर A बराबर L का मान 1/2 I प्लस M का मान 1/√2 J प्लस N का मान, N का जो मान है वो 1/2 और ये K, तो ये इसका एक वेक्टर निकल गया, और यहाँ से ये थीटा के मान निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दर्शाइए कि दिखाना है आपको, कह रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2a और क्रॉस बी, ये हमें दिखाना है। चलिए हल कर लेते हैं। ये लेके इसको दिखाना है, जब हम इसका गुणा करेंगे आपस में तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए होगा, क्योंकि ए इसके साथ गुणा होगा, फिर ए का इसके साथ गुणा होगा, प्लस करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, माइनस होगा बी का गुणा ए में करेंगे माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी होगा। अब इनका जो मान होगा वो कितना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए है तो इनका जो मान होगा वो वेक्टर 0 होगा, प्लस ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा है, ये बी क्रॉस ए लिखा है, यदि हम ए क्रॉस बी लिखें तो माइनस होगा, तो यहाँ माइनस है, इसे लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस, ये वेक्टर 0 होगा।
इनको 0 0 छोड़ देते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बनाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। एक और एक 2 होता है तो यहाँ लिख लेंगे 2 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही हमें सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा आपसे लैम्डा और म्यू, लैम्डा और म्यू के मान मतलब लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि दिया है। लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है यदि 2i + 6j 2i + 6j + 27k है क्रॉस i + लैम्डा j, i + लैम्डा j प्लस म्यू के। हमसे कह रहा है कि ये इक्वल है और ये इक्वल है किसके, वेक्टर 0 के। हमें उनके मान निकालने हैं। उनके मान निकालने हैं तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं i से और ये क्या हो जाएगा 2 6 और 27, यहाँ हो जाएगा 1 लैम्डा और ये हो जाएगा म्यू = ये वेक्टर 0, ये इसके बराबर दे रखा है। हल कर लेते हैं i। जब i बराबर लिखेंगे तो हमारे पास ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा। 6 म्यू और माइनस 27 लैम्डा प्लस नहीं, या माइनस होता है, माइनस जब j लिखेंगे तो j के लिए कितना आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 म्यू माइनस का 27 और प्लस जब k लिखेंगे तो k के लिए क्या आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस तो 2 लैम्डा माइनस 6 = ये वेक्टर 0 लिखा है तो 0i + 0j + 0k। ये वाले में म्यू और लैम्डा दोनों है इसीलिए इसे छोड़ देते हैं। इस वाले की तुलना इस वाले से कर लेते हैं। जब इनकी आपस में तुलना करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 म्यू माइनस 27 = ये आ जाएगा 0, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 2 म्यू = ये 27 हो जाएगा, म्यू = 27/2 हो जाएगा। ये म्यू की पता चल गई। के की तुलना के से करेंगे तो 0 = 2k - 6 होगा तो 2 लैम्डा = 6 होगा, लैम्डा = 6/2 होगा, ये आ जाएगा 3। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 और म्यू की वैल्यू आ गई 27/2। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा कि मान लीजिए दिया हुआ है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b = 0
और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू भी यदि 0 हो तो हमें क्या करना। तो कह रहा है ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर कब होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के बराबर कब होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के बराबर तब होगा जब वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 हो, या वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 हो, या वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के 0 होने के लिए क्या संभव है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के 0 होने के लिए संभव है कि वेक्टर ए 0 हो, या फिर वेक्टर बी 0 हो, या फिर थीटा इज इक्वल टू 90 हो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 कब होगा, जब या तो वेक्टर ए 0 होगा, या वेक्टर बी 0 होगा, या फिर थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, तब ये 0 होगा। वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 कब होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब वेक्टर ए 0 हो, या वेक्टर बी 0 हो, या फिर थीटा और थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए डॉट बी में कॉस थीटा होता है और ए क्रॉस बी में साइन थीटा होता है, या तो ये 0 हो। अब इन दोनों स्थितियों के लिए कौन संतुष्ट करेगा, या तो वेक्टर ए, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन है, थीटा। अगर एक थीटा इसे संतुष्ट करता है तो इसे संतुष्ट नहीं करेगा, और ये थीटा इसे संतुष्ट करता है तो इसे नहीं करेगा, इसलिए थीटा को छोड़ देंगे। यही दोनों स्थितियां हैं जो दोनों को संतुष्ट करेंगे, अर्थात वेक्टर ए इक्वल 0 या वेक्टर बी इक्वल 0 हो। वेक्टर ए इक्वल 0 या वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होगा तो ये संभव है। और अगर ये वेक्टर ए डज नॉट 0 और वेक्टर बी डज नॉट 0 तो संभव नहीं है। अर्थात वेक्टर ए इक्वल 0 वेक्टर बी डज नॉट 0 हो तब भी संभव है, और वेक्टर ए डज नॉट 0 वेक्टर बी इक्वल 0 तब भी यह स्थिति संभव है।